मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम समझेंगे रिएक्शन विद वाटर। जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, डाइल्यूट एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, एक्वारीजिया क्या होता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के आपस में क्या रिएक्शन होते हैं। उसके बाद हम उनके जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है उनको समझेंगे। मेटल्स हमारी एनवायरनमेंट में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये सब समझ के हम आज की वीडियो को एंड करेंगे। आज का वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, बहुत छोटा सा वीडियो रहने वाला है क्योंकि इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। एनोडाइजिंग एनोडीकरण, हम इसकी बात करते हैं कि मेटल्स का एनोडीकरण या एनोडाइजिंग कैसे होती है, उसको हम समझेंगे आज की वीडियो में। एम्फोटेरिक ऑक्साइड तक हम कल कर चुके हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमारे ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। अब ये समझते हैं एनोडाइजिंग क्या होता है। देखो, आपको दो चीज समझनी है, एक होती है कैथोड, एक होती है एनोड। एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन। कैटायन होता है पॉजिटिव चार्ज्ड, आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कोई भी होगा वो आपका कैटायन होगा, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या होगा, एनायन होगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन वगैरह, ये हमारे क्या है, एनायंस है। अब जो एनायन होगा वो जाएगा हमारा एनोड पे, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, पॉजिटिव पे जाएगा, तो हमारी जो एनोड होगी वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। तो पॉजिटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और जो हमारा कैथोड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। एनोड नेगेटिव पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा, कैथोड पॉजिटिव पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा। एनोडाइजिंग में क्या होता है कि एल्यूमिनियम को एनोड बना दिया जाता है, एनोड बना दिया जाता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जो ग्रेफाइट होता है, कार्बन का एलोट्रॉप, उसको कैथोड बना दिया जाता है, और ऑक्सीजन जो है उसको रिलीज किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस में, सल्फ्यूरिक एसिड के दौरान, सल्फ्यूरिक एसिड के इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान। अब इसमें क्या होता है कि एल्यूमिनियम की एक थिक लेयर बन जाती है, एल्यूमिनियम टू फॉर्म अ थिक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। उस एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर एक ऑक्साइड की एक थिक लेयर बन जाती है। देखो, कुछ ऐसे समझो कि सल्फ्यूरिक एसिड का हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं उसका, और उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा मेटल की प्लेट है, एल्यूमिनियम मेटल की प्लेट है, उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, इसी को हम एनोडाइजिंग बोलते हैं, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं रिएक्शन विद वाटर। मेटल जो है वो वाटर के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। पानी का धातु जल के साथ अभिक्रिया, जल जो है धातु के साथ अलग अलग तरीके से अभिक्रिया करती है। और बहुत सारे मेटल्स तो ऐसे होते हैं कि जो डू नॉट रिएक्ट, दे डोंट रिएक्ट विद वाटर, वो पानी के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट नहीं करते। जैसे कि पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। आयरन और जो एल्यूमिनियम है ये स्टीम के साथ रिएक्ट करती हैं, और जो मैग्नीशियम है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो वाटर जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्म में हमारा मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो जो हमारा पोटेशियम है उसको जब वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है, वाटर की ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कराया जाता है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और उससे हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, इसी को हम लाइम वाटर भी बोलते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि लाइम वाटर मिल्की क्यों हो जाता है, जब लाइम वाटर मिल्की किस गैस के प्रेजेंस के कारण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। तो कैल्शियम हमारा हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। मैग्नीशियम हमारा वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारा बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। कैल्शियम और मैग्नीशियम के केस में मेटल जो है वो स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। देखो, जब मेटल हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन के बबल्स जो है वो बनने शुरू हो जाएंगे इसके ऊपर। इसकी वजह से मेटल जो है वो थोड़ा सा फ्लोट करने लगेगा, हालांकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है बट फिर भी ऐसा देखने को मिल सकता है। हमारा एल्यूमिनियम पानी के साथ रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा,
और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सिमिलरली हमारा आयरन जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ये बनाएगा, फेरस ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। मैंने आपको कल की वीडियो में पूछा था फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड में क्या डिफरेंस है। अभी तक मुझे किसी का आंसर नहीं मिला है, बट लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम। अब डाइल्यूट एसिड के साथ यानी कि तनु जो हमारे अम्ल होते हैं उनके साथ हमारा जो एसिड है और जो हमारे मेटल्स है वो कैसे रिएक्ट करेंगे। ज्यादातर जो एसिड होते हैं वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कर देते हैं और या फिर डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। देखो इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना सल्फ्यूरिक एसिड में, जो प्रीवियस हमारा एनोडीकरण हमने पढ़ा था उसमें यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो रिलीज होगा, जो एल्यूमिनियम की जो प्लेट है उसके ऊपर जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला याद रखना है, H2SO4 होता है, HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड का, HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो जो मेटल्स होते हैं वो डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सॉल्ट बनाते हैं और उनसे हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होती है। मेटल और डाइल्यूट एसिड जो है आपस में रिएक्ट करते हैं, उसके बाद सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। जैसे मैग्नीशियम और HCl आपस में रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। एल्यूमिनियम हमारा रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होगी। जिंक हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट बनाएगा और हमारा हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होगी। यहाँ पे आप याद रखना एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, रिएक्टिविटी सीरीज जिसके बारे में हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, जिसके अंदर जो मेटल्स है उनकी रिएक्टिविटी दे रखी होती है, ठीक है, और उसके बेसिस पे हम एक मेटल दूसरे मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस कर सकता है। यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, विस्थापन अभिक्रिया को, ठीक है। उसके अंदर जितना मेटल जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो कम रिएक्टिव मेटल को अब उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, एज मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर। जैसे मेटल जो होते हैं वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड जैसे अभी बताया मैंने, नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो उससे हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है और ठीक है। और आगे पढ़ते हैं एक्वारीजिया, ये याद रखना एक्वारीजिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा कई बार बोर्ड्स में पूछा जाता है कि एक्वारीजिया क्या होता है। एक्वारीजिया हमारा सॉल्यूशन होता है HCl का और HNO3 का। HCl हमारा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड। इसके अंदर हम 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लेते हैं और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड के लेते हैं और इनका यूज करके हम एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं, मिक्सचर तैयार करते हैं। उसके अंदर इतनी पावर होती है कि वो गोल्ड या फिर जो गोल्ड और प्लेटिनम जो हार्डेस्ट मेटल्स होते हैं उनको भी पिघलाने का काम करते हैं। गोल्ड तो वैसे सॉफ्ट मेटल है, ज्यादा हार्ड नहीं होता, प्लेटिनम बहुत हार्ड मेटल होता है, उसको पिघलाने का काम ये कर सकता है। सॉरी, आगे डिस्कस करते हैं। ये हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो पढ़ी थी, वही यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, मेटल ए हमारा दूसरे सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ देखो याद करो, हमारा Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। इसमें जो हमारा आयरन होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो आयरन क्या करता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से कॉपर के सॉल्ट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और खुद वहां जाके बैठ जाता है। तो ये आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएगी कि जो कॉपर सल्फेट होता है वो ब्लू कलर का होता है और उसके बाद जब आयरन उसके अंदर से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है तो फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन जो होता है उसका ग्रीन कलर होता है। यहाँ पे आती है रिएक्टिविटी सीरीज की, जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ये रिएक्टिविटी सीरीज में आपको दिया हुआ है कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, वो कम रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। कुछ ऐसे समझो, ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सन है जो वीक पर्सन को डिस्प्लेस करके उसके जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उसके साथ बैठ जाएगा। तो ये सीरीज दे रखी है, यहाँ पे ध्यान से देखना, एक अजीब बात आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड,
हाइड्रोजन, कॉपर, Hg यानी कि मरकरी, Ag, Au सिल्वर, गोल्ड, ये सब है। तो यहाँ पे ना ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है? अब आप पूछेंगे सर ये हाइड्रोजन यहाँ क्या कर रहा है? हाइड्रोजन तो एक नॉन मेटल है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं मेटल्स की सीरीज की बात कर रहे हैं, तो मेटल्स की सीरीज में नॉन मेटल क्या कर रहा है? नॉन मेटल इसलिए आ गया है कि हाइड्रोजन की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इसके जो हाइड्रोजन होता है उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन इसको कोई देता नहीं है, देता है तो वो कोवलेंट बॉन्ड बना के काम चला लेता है अपना। लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण क्या करता है, हाइड्रोजन अपना जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको डोनेट कर देता है, अपने पॉजिटिव साइन आ जाता है इसके ऊपर। अब हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव साइन आता है, ये तो मेटल्स की प्रॉपर्टी है, क्योंकि मेटल्स ही अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, हाइड्रोजन नॉन मेटल होते हुए भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इस वजह से उसको इस सीरीज के पार्ट माना गया है। कॉपर जो है वो ज्यादा रिएक्टिव था, जो आयरन जो है यहाँ पे देखो कहाँ गया आयरन, आयरन ये रहा Fe, Fe हमारा ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो आयरन ने क्या किया, कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया और आयरन सल्फेट बना लिया। देखो यहाँ पे, आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये वाली जो रिएक्टिविटी सीरीज है सक्रियता श्रेणी है, सक्रियता सीरीज है, इसको आप याद रखो, क्योंकि ये वाली सीरीज आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। इस चैप्टर के साथ साथ ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें भी आपको बहुत काम आएगी। चलो आगे देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। देखो वैलेंस सेल अरेंजमेंट आपको याद होगा, KL11 करके आप एक मॉडल पढ़ते थे जिसमें 2n² का फॉर्मूला लगा के आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते थे। अगर आपको नहीं याद है तो 9th क्लास की उस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा रिवाइज करो। अगर ज़रूरत पड़ी आपको तो मैं उसको भी पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी आप इसको ध्यान रखो कि जो मेटल्स होते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें याद रख लो कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, लूज कर देते हैं, और लूज करने के बाद पॉजिटिव आयंस यानी कि कैटायंस बनाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कैटायंस की। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और क्या बनाते हैं, एनायंस बनाते हैं। सोडियम उसका स्ट्रक्चर है, एटॉमिक नंबर है 11, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281 होता है। 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये लूज कर देगा, डोनेट कर देगा, और जैसे ही ये डोनेट करेगा इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। जो हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम होता है, उसका होता है 12 का मतलब हो गया 282। अब इसमें 2 एक्स्ट्रा है तो 2 को डोनेट करके Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। तो ये जिसके ऊपर पॉजिटिव का साइन है समझ लो उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, और जिसके ऊपर नेगेटिव का साइन आता है उसके ऊपर उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को लिया है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का है 26, 8 नंबर होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा तो आपको क्या बन जाएगा, ये हमारा स्टेबल हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर 2 नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ये बनेगा हमारा एनायन, और मेटल्स क्या बनाते हैं, कैटायन। यहाँ तो आई होप आपको क्लियर होगा। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसको ध्यान से समझना। यहाँ पे देखो जो हमारा मैग्नीशियम होता है 282 इसका स्ट्रक्चर होता है, अभी बात की थी हमने। तो दो दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके 28 स्ट्रक्चर ले लेगा और अपने ऊपर 2 पॉजिटिव का साइन ले आएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा। अब क्लोरीन जो होता है उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, 288 हो जाएगा। अब मैग्नीशियम के पास 2 हैं, मैग्नीशियम के पास 2 उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो उसको एक क्लोरीन इधर से ले लेगा, एक क्लोरीन इधर से ले लेगा, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा हमारा MgCl2, क्योंकि इसमें 1 मैग्नीशियम है और 2 क्लोरीन है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसको कुछ ऐसे समझते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के फॉर्म में। ये याद रखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखो Mg है, Mg के पास 28 12 2 एक्स्ट्रा है, एक इस क्लोरीन को दे देगा, एक इस क्लोरीन को दे देगा, तो जब इसने डोनेट कर दिया तो इसके ऊपर आ जाएगा 2+, और क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लिया है। अब यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, तो इस 2 का मतलब है कि इसने ऐसे ऐसे 2 क्लोरीन की बात हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके ऊपर माइनस साइन भी आ जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा चीजों के बारे में। अब ना एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, यहाँ तक हमें पढ़ना है, अकरेंस ऑफ मेटल हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है।
अब मेटल्स किस फॉर्म में, आयनिक जो मेटल्स हैं हमारे उस किस फॉर्म में आते हैं, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं उनकी समझ लो प्रॉपर्टीज। आयंस, देखो जो कैटायन और एनायन की फॉर्म में जो बनते हैं उनको बोलते हैं हम एनायंस। ये सॉलिड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे ये पिघलते हैं और बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे ही ये आपके उच्च गलांक होता है, उच्च क्वथांक होता है इनका, ठीक है। और इनको अब ये उच्च क्यों होता है ये समझो। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों आपस में मिलके बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं, एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, जिसकी वजह से इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इस वजह से वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, हीट से मिलती है। इस वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा होता है, गलांक और क्वथांक जो है बहुत ज्यादा होता है। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, पानी के अंदर घुलनशील होते हैं, लेकिन जो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है जैसे केरोसिन है, पेट्रोल है, इनके अंदर ये नहीं घुलते। ये आयंस होने के कारण ये क्या करते हैं, इनके अगर इनको पिघलाया जाए तो ये क्या करेंगे, ये अपने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेंगे, मतलब इनके अंदर से बिजली पास करना जो है वो इजी हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। अब इस चैप्टर के अंदर ज्यादा कुछ कंटेंट नहीं है, आपको मैंने जैसे कहा था कि 2 वीडियो में इस पूरे चैप्टर को हमने कवर कर लिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई हैव डन माई बेस्ट टू टीच यू दिस चैप्टर इन वेरी सिंपल वर्ड्स। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।